चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अलग टाइप के क्वेश्चंस की, जो कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब हैं, सैंपल पेपर आ गया है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं, टाइप ऑफ वैरायटीज आ गई हैं। तो सारे हर प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट assertion and reason type questions। अब समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी बला आ गई, लग रहा होगा assertion and reason type question। आज तक तो देखा नहीं है, पहली बार आपके सामने है, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो assertion और reason ये भी आपका कैसा क्वेश्चन है, ये भी आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास चार ऑप्शंस रहने वाले हैं। एक ऑप्शन आपका रहेगा ए, एक ऑप्शन रहेगा बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से हर अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, पर यहां पर एक ही क्वेश्चन के लिए या अलग अलग क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस सेम रहेंगे। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन को, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको समझना और उसके हिसाब से आगे काम करना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में होता क्या है। सिंपली आपके पास दो स्टेटमेंट होते हैं, S1 और स्टेटमेंट सेकेंड। अब इन दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, समझना है। पहली कंडीशन होगी या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, और यही कंडीशन आपके सेकंड में होगी, या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द स्टेटमेंट फर्स्ट यानी असर्शन एंड स्टेटमेंट सेकंड दैट इज रीजन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई। सेकंड पोजीशन आता है कि भैया यदि दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं, यदि स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन सी और डी का कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं यदि असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। तो अब ए होगा कि बी होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो यदि स्टेटमेंट फर्स्ट का आंसर सेकेंड होगा या फर्स्ट का जो रीजन होगा सेकेंड होगा, या फिर कह सकते हैं दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। दैट इज बोथ ए यानी असर्शन एंड आर यानी रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तब आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली, ये दोनों एक दूसरे के डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिविजुअली अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन बी। द ऑप्शन बी इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन मैंने बताया कि भैया दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने देखा कि भैया स्टेटमेंट दोनों करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी या डी होगा। यदि मान लेते हैं कि आपका असर्शन जो है वो ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, तब आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और यदि असर्शन जो है आपका रॉन्ग है और रीजन आपका करेक्ट है, तब आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। फिर से आपको बता देता हूं, चार आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट, यदि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन सेकंड स्टेटमेंट में है तो ऑप्शन ए। सेकंड, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है तो आपका ऑप्शन बी। और यदि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है तो ऑप्शन सी, और यदि फर्स्ट इनकरेक्ट है सेकंड करेक्ट है तो ऑप्शन डी। इस तरह से जो भी असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सेम रहेंगे, इसलिए ऑप्शंस को सबसे पहले आप रट लीजिए। ठीक है, चलिए आप चलते हैं सीधे सैंपल पेपर में और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आप यहां से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 to 35, क्वेश्चन नंबर
31 to 35 देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने बताया कि भैया ऑप्शन सबके लिए क्या होंगे, करेक्ट एक ही जैसे होंगे। जैसे ऑप्शन ए कहता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी रीजन ऑप्शन सेकंड है, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट ए और आर करेक्ट है लेकिन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यदि स्टेटमेंट ए करेक्ट होगा, बी इनकरेक्ट होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और यदि ए इनकरेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी सभी के लिए जो ऑप्शंस हैं वो सेम रहने वाले हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, सॉरी 31 की। तो 31 क्वेश्चन में आप दो चीजें देख रहे हैं, आपके पास एक स्टेटमेंट है असर्शन और एक है आपके पास रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड, हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चंस को, फिर समझना पड़ेगा और फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। चलिए पहले असर्शन देख लेते हैं। तो असर्शन कहता है कि फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। यानी जो फ्रेश मिल्क होता है, ताजा दूध होता है, तो आपको पता है कि जो ताजा दूध होता है मिल्क, उसमें क्या होता है, उसमें आपका लैक्टिक एसिड होता है। अब लैक्टिक एसिड है दही में कन्वर्ट होगा, तो जब हम लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं यानी उसमें हम बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो वो काफी लंबे समय तक दही में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क बिलो 7, यानी जो बेकिंग सोडा होता है वो फ्रेश मिल्क का जो पीएच है उसको 6 के नीचे ले जाता है, जबकि इनकरेक्ट है क्योंकि 6 के नीचे यदि पीएच जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो हो जाएगा एसिडिक, और एसिडिक हो जाएगा तो दही में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि असर्शन में डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी हैं वो सभी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि बिना किसी भी एनर्जी इन्वॉल्व हुए वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है सिंगल रिएक्टेंट को सिंपलर प्रोडक्ट में। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट्स व्हाई द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कहता है कि असर्शन रीजन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि रीजन्स एंड गम फर्स्टली ट्रांसपोर्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि असर्शन स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, यानी दिन के समय आसमान नीला दिखता है। करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 ट्रू कलर। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो अगर दोनों करेक्ट है तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकेंड आंसर है क्या। जैसे मैंने बताया कि लिखा हुआ है आसमान नीला होता है, तो आसमान नीला क्यों होता है, क्या ऐसा रीजन बताया है क्या, नहीं बताया है। इसका मतलब इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया ना कि किस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। चलिए इसी के नीचे एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 जो असर्शन रीजन टाइप का नहीं है लेकिन सिंपल पेपर में, तो एक बार आपको बता देते हैं क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल है भैया, द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विथ एसिड एंड बेस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस में, तो कोई भी एसिड हो चाहे बेस हो, चलिए कोई भी एसिड हो
जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो आपके पास साल्ट बनेगा और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास बेस है और बेस भी आपके साथ मेटल रिएक्शन करता है तो भी आपका क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड और बेस दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं, यानी सेम रिएक्शन देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब क्वेश्चन यहां पर कहता है कि भैया आपके पास एलिमेंट ए है जो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन नहीं देता है, बेस के साथ करता है तो हाइड्रोजन नहीं देता है, इसका मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होगा। बी वाला कहता है भैया एसिड के साथ भी हाइड्रोजन देता है, बेस के साथ भी देता है, इसका मतलब बी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। सी कहता है कि भैया एसिड के साथ तो हाइड्रोजन देता है पर बेस के साथ नहीं देता है, तो ये भी आपका एम्फोटेरिक नहीं होगा। लास्ट डी कहता है कि भैया एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों हाइड्रोजन गैस देता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब यहां पर आप देखेंगे कि बी और सी ये दोनों क्या हो गए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी कि बी और डी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बी और दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका थर्ड वीडियो रहा जिसमें हमने डिस्कस की जो आपका सिंपल पेपर है। कल से जो हम वीडियो यहां पर अपलोड करने वाले हैं वो रहेंगे सीधे चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 1 में, सॉरी इसके पहले एक वीडियो और आने वाला है, उस वीडियो में हम बात करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस की। तो वो हम केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से आंसर करना है, किस तरह से टिक करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिसमें हम केस बेस्ड क्वेश्चन अलग वीडियोस में आएंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन अलग आएंगे, और फिर फाइनल जो प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे पास चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं